हाय, मैं सोनाली हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल सोनाली वॉइस को सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट पाने के लिए बगल में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। मेरा नाम अदिति है। मैं बहुत हैरान थी कि मेरे भैया, जो पहले बहुत कामचोर थे, आज सबसे ज्यादा मेहनती कैसे बन गए। उनकी कमाई से हमारे घर में अब किसी चीज की कमी नहीं थी। ऐसा क्या खास था मेरे भैया में जो किसी और के पास नहीं था? मेरे भैया कपड़े सिलते थे। वह पुरुषों और महिलाओं दोनों के कपड़े सिलते थे। अब हमारे मोहल्ले के सारे लोग बाजार में जाकर मेरे भैया की दुकान पर ही कपड़े सिलवाने के लिए देते थे। जब मेरे पापा जिंदा थे तब मोहल्ले के लोग उन्हें इतने कपड़े नहीं देते थे जितने अब भैया को देने लगे थे। हालांकि मेरे पापा भैया से भी बेहतर टेलर थे। भैया ने तो पापा से बस थोड़ा सा ही काम सीखा था। फिर ऐसा क्या था कि सारे लोग भैया से ही कपड़े सिलवाने लगे और उनके पास इतने सारे पैसे आने लगे? मुझे यह बात समझ नहीं आ रही थी और ये सुती सब बने इस बाहर रह रही थी। मैं ये तक इस रहस्य को जानने के लिए अपने भैया के पीछे पड़ गई। मैंने सोचा कि मुझे पता लगाना चाहिए कि भैया ऐसा क्या करते हैं। इसके लिए मैंने एक दिन एक योजना बनाई। जब सच मेरे सामने आया तो मेरे होश उड़ गए। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। बाद में मुझे अफसोस भी हुआ कि मुझे यह सब नहीं करना चाहिए था। अब मुसीबत मेरे सिर पर भी आन पड़ी थी, और वह भी बहुत बड़ी। मेरे भैया कपड़े सिलते थे और हमारे मोहल्ले के लोगों से उनकी अच्छी जान पहचान हो गई थी। मोहल्ले के लोग अपने यहाँ के दर्जियों को छोड़कर शहर के मुख्य बाजार में जाकर भैया से कपड़े सिलवाते थे। हालांकि हमारे मोहल्ले के टेलर भी अच्छे कपड़े सिलते थे। यह हमारे लिए अच्छी बात होनी चाहिए थी कि भैया का काम इतना अच्छा चल रहा था। लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी, इसलिए मैं उनकी जासूसी करने लगी। कहते हैं ना कि हर इंसान को सिर्फ आम से मतलब नहीं होता, उसे गुठलियां गिनने का भी शौक होता है। मेरा हाल भी कुछ ऐसा ही था। हम 3 भाई बहन थे। मैं अपने दोनों भाइयों से सबसे छोटी थी। हमारे पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। घर की सारी जिम्मेदारी मेरे बड़े भैया के कंधों पर थी। लेकिन मेरे बड़े भैया जिस भी काम में हाथ डालते उन्हें हमेशा नुकसान ही होता था। न जाने उनकी किस्मत में क्या लिखा था। मम्मी भी उनसे बहुत परेशान हो चुकी थीं। हमारे घर के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे थे। पहले हमारे घर की हालत ऐसी नहीं थी। मेरे पापा बहुत मेहनती थे। उन्होंने बड़ी मेहनत से यह घर बनाया था। हमें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। उन्होंने हम तीनों को पढ़ाया लिखाया भी। बड़े भैया ने पढ़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह 8वीं कक्षा से आगे नहीं पढ़ सके। मैंने हाई स्कूल तक पढ़ाई की थी। मेरे दूसरे भैया ने भी हाई स्कूल तक पढ़ाई की थी। मेरे बड़े भैया का नाम राजीव था और छोटे भैया का नाम राहुल। राजीव भैया जब भी कोई काम करने की कोशिश करते तो उनसे मेहनत नहीं हो पाती थी। आज के जमाने में हर काम मेहनत से ही होता है। बिना मेहनत के कोई पैसे नहीं देता। लेकिन यह बात भैया की समझ में नहीं आती थी। हम लोग उन्हें समझाते समझाते थक गए थे। राहुल भैया नौकरी करते थे। उन्हें थोड़े बहुत पैसे मिल जाते थे, जिससे घर का खर्च चल रहा था। जिंदगी बस ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन वह मजा नहीं था जो पापा के समय में हुआ करता था। पैसों की कमी की बात नहीं थी, लेकिन मम्मी को फिक्र थी कि बड़े भैया सबसे बड़े हैं और उनकी शादी भी करनी है। आजकल लड़की वाले सिर्फ लड़के को नहीं देखते, बल्कि उसकी कमाई, घर और हर चीज पर ध्यान देते हैं। आखिर उन्हें अपनी बेटी पूरी जिंदगी के लिए देनी होती है। हमें सबसे ज्यादा फिक्र इस बात की थी कि भैया की शादी कैसे होगी, उन्हें रिश्ता कैसे मिलेगा। लेकिन शायद वह हमारी बात समझ नहीं पा रहे थे। घर में उनका व्यवहार अब दिन ब दिन चिड़चिड़ा होता जा रहा था। मम्मी हमेशा उन्हें ताना मारती थीं। तेरी शादी कैसे होगी? तुझे कोई अपनी बेटी कैसे देगा? तुझे मेहनत करनी होगी और इस घर को संभालना होगा, तभी हम तेरी शादी भरोसे से कर पाएंगे। हम किसी की बेटी को अपने घर लाकर उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहते। मम्मी की बात सुनकर भैया हमेशा गुस्सा हो जाते थे। वह बहुत परेशान हो चुके थे। उन्हें कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी। अगर कहीं नौकरी मिल भी जाती तो वहां मेहनत का काम उनसे नहीं हो पाता था। मेरे पापा टेलर थे। जब वह जिंदा थे, उनकी मुख्य बाजार में एक दुकान थी। वहां वह सिलाई का काम करते थे। उस दुकान से उनकी अच्छी कमाई हो जाती थी। वह महिलाओं के कपड़े सिलते थे। पापा के पास ज्यादा पैसे नहीं आते थे, लेकिन भगवान का शुक्र था कि उससे हमारा गुजारा आसानी से हो जाता था। पापा ने हमें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। वह दिन रात सिलाई करते थे। हमारे मोहल्ले के लोगों को पता था कि पापा अच्छे टेलर हैं।
फिर भी वे उनसे कपड़े नहीं सिलवाते थे। बस एक दो पड़ोसी ही पापा को कपड़े देते थे। पापा की सबसे ज्यादा कमाई बाजार में होती थी। वहां लोग कपड़े खरीदने के बाद तुरंत टेलर को सिलने के लिए दे देते थे। लेकिन जब से पापा की मृत्यु हुई, हमारे घर के हालात बदल गए। पापा को टीबी जैसी बड़ी बीमारी थी। हमने उनका इलाज कराने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह बच नहीं सके। उनकी बीमारी बहुत बढ़ गई थी। शुरू में उन्हें इलाज की जरूरत थी, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया। इसी लापरवाही की वजह से आज पापा हमारे साथ नहीं हैं। पापा की मृत्यु के बाद लोग मम्मी को सांत्वना दे रहे थे कि भगवान ने आपको 2 जवान बेटे दिए हैं, ये दोनों आपके घर को संभाल लेंगे, फिक्र मत करो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे बड़े भैया न ज्यादा पढ़े लिखे थे, न उनके पास कोई हुनर था। छोटे भैया ने हाई स्कूल पास किया था, इसलिए वह एक छोटी दुकान पर हिसाब किताब का काम करते थे। वहां से उन्हें महीने के 7,000 रुपये मिलते थे, जिससे घर चल रहा था। जो पैसे हमारे पास जमा थे, वह पापा के इलाज में खर्च हो गए। अब हमारे पास कुछ बचा नहीं था। मम्मी बहुत परेशान हो गई थी। हम तीनों भाई बहनों में ज्यादा उम्र का फर्क नहीं था। हम एक दूसरे से बस 2-2 साल छोटे थे। मम्मी को मेरी सबसे ज्यादा फिक्र थी। मैं जवान थी और खूबसूरत थी। 17 साल की उम्र से ही मेरे लिए रिश्ते आने शुरू हो गए थे, लेकिन मम्मी अभी मेरी शादी नहीं करना चाहती थी। हमारे घर के हालात ठीक नहीं थे और पहले बड़े भैया की शादी होनी थी। मोहल्ले के लोग जानते थे कि भैया का अभी कोई काम नहीं है, इसलिए उनका रिश्ता आसानी से नहीं मिल सकता था। मम्मी बहुत परेशान थीं कि अपने बेटे को कैसे समझाएं। लेकिन क्या करें, किसी जवान लड़के पर माँ बाप जोर नहीं डाल सकते। छोटा बच्चा होता तो प्यार, डांट या मार से समझा लिया जाता, लेकिन बड़े के साथ ऐसा नहीं कर सकते। फिलहाल जिंदगी ऐसे ही चल रही थी। भैया खाली हाथ घूम रहे थे। घर के हालात और बिगड़ गए। फिर मम्मी ने फैसला किया कि वह लोगों के घरों में काम करेंगी। उन्होंने नौकरानी का काम शुरू कर दिया। राहुल भैया ने उन्हें मना किया, लेकिन उनके अकेले के पैसों से घर नहीं चल पा रहा था। राजीव भैया को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मम्मी लोगों के घर काम करने जाती हैं। मम्मी जाती थीं और मैं घर के सारे काम संभालती थी। हमारी जिंदगी बड़ी मुश्किल से चल रही थी। फिर एक दिन भैया ने मम्मी को बताया कि वह पापा की पुरानी दुकान, जो मुख्य बाजार में थी, उसे दोबारा किराए पर लेना चाहते हैं। मम्मी ने कहा, तुम उस दुकान का क्या करोगे? हमें और परेशानी में मत डालो, हम पहले से ही बहुत परेशान हैं। भैया ने कहा कि उन्हें बस थोड़े से पैसे चाहिए ताकि वह दुकान मालिक को अग्रिम दे सकें। मम्मी पैसे देने को तैयार नहीं थी। भैया हर बार उनकी उम्मीदों को तोड़ते थे। उनकी वजह से घर के हालात बहुत खराब हो गए थे, लेकिन भैया ने जिद पकड़ ली कि उन्हें पैसे चाहिए। मम्मी ने पूछा, आखिर तुम उस दुकान में क्या करोगे? भैया बोले, मैं पापा के काम को दोबारा शुरू करना चाहता हूं। हम सबको उनकी बात से हैरानी हुई कि उन्हें अचानक मेहनत करने का शौक कैसे जाग गया। भैया ने मम्मी को बहुत भरोसा दिलाया कि इस बार वह उन्हें निराश नहीं करेंगे। वह मेहनत से कपड़े सिलेंगे और पैसे उनके हाथ में देंगे। मम्मी ने जैसे तैसे पैसे जुटाकर भैया को अग्रिम के लिए दे दिए, लेकिन उनके मन में डर था कि कहीं ये पैसे बर्बाद न हो जाएं। आखिरकार भैया ने पापा की पुरानी दुकान को दोबारा किराए पर ले लिया। उन्होंने वहां टेलर का काम शुरू कर दिया। दुकान खोले हुए 1 हफ्ता हो गया था, लेकिन वह घर पर कोई पैसे नहीं लाए। मम्मी को उन पर बहुत गुस्सा आने लगा कि उन्होंने जमा पैसे बर्बाद कर दिए। भैया सुबह दुकान जाते और रात को बाजार से लौटते, लेकिन सिर्फ 1 हफ्ते बाद ही हमारे घर में खुशहाली छा गई। भैया रात को दुकान बंद करके घर आते तो ढेर सारे फल और बहुत सारे पैसे लाते। यह सब हमें हैरान कर रहा था। मम्मी ने पूछा, ये पैसे कहाँ से आए? भैया बोले, दुकान खोली है, सिलाई करता हूं, ये उसी की कमाई है। लेकिन हमें उनकी बात पर यकीन नहीं होता था। मैं मम्मी को समझाती थी, अब आपको भैया से क्या परेशानी है, अब परेशान होने की जरूरत नहीं। भैया अब मेहनत से पैसे कमाने लगे थे। धीरे धीरे हमारे घर के हालात बेहतर होने लगे थे, लेकिन मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रही थी। भैया हमें थोड़े थोड़े खर्चे के लिए पैसे देते थे। हम सब बहुत खुश थे। हमारे घर में अब भरपूर राशन आने लगा था। किसी चीज की कमी नहीं रही थी। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे, बल्कि बहुत अच्छे से गुजर रहे थे। भैया को मेहनत करते देखकर हमें बहुत अच्छा लगता था। लेकिन मेरी मम्मी अभी भी खुश नहीं थी। उन्हें लग रहा था कि भैया सिलाई के नाम पर कुछ गलत काम कर रहे हैं।
मेरे भैया भले ही कितने आलसी रहे हों, लेकिन वह गलत नहीं हो सकते थे। मुझे इस बात का पूरा भरोसा था। मेरे भैया बेईमान नहीं थे, न ही चोर थे। भैया घर में खाने पीने की बहुत अच्छी अच्छी चीजें लाते थे। मैं भैया से कहती, भैया आजकल आपका काम कुछ ज्यादा ही अच्छा चल रहा है। मेरी बात सुनकर भैया बहुत खुश हो जाते और कहते, हाँ, मैं लोगों के कपड़े सिलता हूँ। उन्हें मेरे सिले हुए कपड़े बहुत पसंद आते हैं। मैं ज्यादातर महिलाओं के कपड़े सिलता हूँ क्योंकि उनके कपड़ों में डिजाइनिंग का काम ज्यादा होता है। इस वजह से मुझे उनके कपड़ों के ज्यादा पैसे मिलते हैं। पुरुषों के कपड़े तो साधारण और आसान तरीके से सिलते हैं, उनसे बस थोड़े से पैसे मिलते हैं। लेकिन भगवान का शुक्र है, मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है। हम दोनों भाई बहन बात कर ही रहे थे कि मम्मी बीच में आ गईं। उन्होंने कहा, तुम यहीं काम कर रहे हो ना, कुछ गलत तो नहीं कर रहे? भैया बोले, मैं क्या गलत काम करूंगा मम्मी? आपको अभी भी मुझ पर शक है? अगर आपको यकीन नहीं तो आप बाजार में मेरी दुकान पर आकर देख लीजिए। वहां ग्राहक बैठे होते हैं और ढेर सारे कपड़े सिलने के लिए आते हैं। मम्मी भैया की बात सुनकर चुप हो गईं। हमारे मोहल्ले के भी कई लोग भैया की दुकान पर कपड़े सिलवाने जाते थे। जो लोग पहले मोहल्ले के टेलर को कपड़े देते थे, अब वे भैया के पास जाने लगे थे। मम्मी को लगता था कि भैया कोई गलत काम कर रहे हैं। इतना पैसा आना, वह भी ऐसे इंसान के पास जिसने कभी मेहनत नहीं की और अब सिर्फ सिलाई से इतने पैसे कमा रहा हो, यह अजीब तो लगता ही था। लेकिन भैया कहते थे, मैं ईमानदारी से पैसे कमा रहा हूं। कुछ लोग मेरे पापा की वजह से भी भैया को कपड़े सिलने के लिए देते थे। मेरे पापा भी उसी दुकान पर सिलाई करते थे और बहुत पुराने टेलर थे। भगवान की कृपा थी कि पापा के मरने के बाद दुकान मालिक ने वह दुकान खाली करवा ली थी, लेकिन किसी और को किराए पर नहीं दी थी। शायद यह दुकान भैया के भाग्य में लिखी थी और सही वक्त पर उन्हें मिल गई। एक दिन मुझे भैया की दुकान देखने की इच्छा हुई। मैंने मम्मी को बताया और अपनी एक दोस्त के साथ राजीव भैया की दुकान पर चली गई। उनकी दुकान बहुत खूबसूरत थी और बहुत अच्छी जगह पर थी। उन्होंने कई मशीनें लगा रखी थीं। वह वहां बैठकर महिलाओं और पुरुषों के कपड़े सिलते थे। लोग भैया से बहुत सम्मान से बात करते थे और उनके सिर पर हाथ रखते थे। यह सब देखकर मुझे बहुत खुशी हुई और हैरानी भी। खुशी इस बात की कि लोग मेरे भैया की इज्जत कर रहे थे। हैरानी इस बात की कि वही लोग जो पहले भैया को आलसी कहते थे और उन्हें कोई काम देने को तैयार नहीं थे, अब उनकी इतनी इज्जत कर रहे थे। वे अपने परिवार के कपड़े भी भैया की दुकान पर सिलवाने लाते थे। हमारे मोहल्ले के लोग भी भैया की तारीफ करते थे। वे कहते, इनका बड़ा बेटा राजीव कितना मेहनती है, अपने घर को चला रहा है, कितनी मेहनत करता है। अपने पिता की दुकान को इतने अच्छे तरीके से संभाल लिया और घर के हालात भी ठीक कर दिए। एक दिन हमारे घर पर एक रिपोर्टर आया। उसने कहा कि वह भैया का इंटरव्यू लेना चाहता है और उसे अपने चैनल पर दिखाना चाहता है। भैया की बुटीक का नाम दूर दूर तक मशहूर हो रहा था। भैया ने पहले इंटरव्यू देने से मना कर दिया, लेकिन ज्यादा जोर देने पर उन्होंने हामी भर दी। उनके ऊपर एक छोटी सी रिपोर्ट बनी जो एक स्थानीय चैनल पर दिखाई गई। मोहल्ले वाले भैया की बहुत तारीफ कर रहे थे। भैया हमारे मोहल्ले में बहुत मशहूर हो गए थे। उनका काम बढ़ गया था और सब उनकी मेहनत की सराहना कर रहे थे। लेकिन मेरे छोटे भैया राहुल को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्हें राजीव भैया पर बहुत गुस्सा आता था। पहले हमारा घर राहुल भैया की कमाई से चलता था। राजीव भैया ने तो पिछले 1 महीने से ही दुकान पर काम शुरू किया था, लेकिन 1 महीने में ही उन्होंने हमारे घर की कायापलट कर दी थी। अब राजीव भैया के लिए रिश्ते भी आने लगे थे। घर के हालात बेहतर होने की वजह से मम्मी अब साधारण परिवार की लड़की नहीं लाना चाहती थीं। वे भैया के लिए अमीर और खूबसूरत लड़की ढूंढ रही थीं। मम्मी कहती थीं, अब हम राजीव की शादी धूमधाम से करेंगे। मैं भी यही चाहती थी कि भैया की शादी धूमधाम से हो और मेरी भाभी खुश रहे। मम्मी कहती थीं, मेरा इतना मेहनती बेटा है, अब उसका रिश्ता आसानी से मिल जाएगा। लोगों से अपने बेटे की तारीफ सुनकर और उसकी कामयाबी देखकर मम्मी का सारा गुस्सा खत्म हो गया था। वे भैया से बहुत प्यार करने लगी थीं और उन पर पूरा भरोसा करने लगी थीं। मम्मी ने कहा था कि भैया की शादी के बाद फौरन मेरी शादी कर देंगी। राहुल भैया की शादी सबसे आखिर में होगी। मम्मी राहुल भैया से कहती थीं, तुम भी अपने राजीव भैया की तरह कोई काम सेट कर लो जिससे तुम्हारा नाम हो और खूब पैसा कमा सको। राजीव भैया के लिए कई रिश्ते आ रहे थे।
लोग अपनी बेटी की शादी भैया से करवाने को तरस रहे थे। आखिरकार मम्मी को भैया के लिए एक लड़की पसंद आ गई। वह बहुत खूबसूरत, पढ़ी लिखी और अमीर परिवार से थी। अब हम लोग भी अमीरों की तरह कपड़े पहनते थे, अच्छा खाते पीते थे। एक दिन भैया हमें एक बड़े होटल में खाना खिलाने ले गए। जब लड़की वाले भैया को देखने आए तो उन्होंने बहुत अच्छी क्वालिटी का नाश्ता परोसा। लड़की वाले भैया की बहुत तारीफ कर रहे थे। भैया का रिश्ता पक्का हो गया और 4 महीने बाद शादी की तारीख भी तय हो गई। मैं भैया की शादी के लिए धूमधाम से तैयारी कर रही थी। अब मैं भैया से जिस चीज की जिद करती, वे मुझे वह लाकर दे देते थे। ऐसा लगता था जैसे जिंदगी में कोई कमी ही नहीं है। सच में, पैसा हर ख्वाहिश को पूरा कर सकता है। पैसे से ही जिंदगी खूबसूरत लगती है। ऐसा लगता था कि पैसा न हो तो जिंदगी बेरंग है। लोग ठीक कहते हैं कि पैसे में बहुत ताकत होती है। पैसा ही वह चीज है जिसके पास होता है, उसके पास सब कुछ होता है, यहां तक कि रिश्ते भी। एक रात 2 बजे मुझे प्यास लगी। मैं अपने कमरे से पानी लेने बाहर आई। तभी मैंने भैया को देखा। वे कुछ हिसाब किताब लेकर बैठे थे। शायद वे दुकान का बिल बना रहे थे। मुझे जागता देखकर उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाया। उन्होंने मुझसे पूरे महीने का हिसाब जोड़ने को कहा। मुझे बहुत हैरानी हुई कि भैया ने सिर्फ कपड़े सिलकर पूरे महीने में इतना कमाल कर दिखाया था। पापा जब सिलाई करते थे तो वे महीने में 10 या 12 हज़ार रुपये ही कमा पाते थे, लेकिन भैया ने तो बहुत तरक्की कर ली थी। मुझे हैरानी में देखकर भैया बोले, तुम हिसाब पर ध्यान दो, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। मैंने फिर से हिसाब जोड़ा। मुझसे कोई गलती नहीं हुई थी। हिसाब बिल्कुल सही था। भैया ने इस महीने में 50 हज़ार रुपये कमाए थे। अब हर महीने उनका हिसाब इतना ही निकलता था। भैया ने अपनी पत्नी के लिए ढेर सारे गहने बनवाए थे। मेरी शादी का इंतजाम भी कर लिया था। मेरे लिए भी बहुत खूबसूरत गहने खरीदे थे। मैं सोच में पड़ गई कि लोग भैया से कितने कपड़े सिलवाते हैं कि उनके पास इतने पैसे आ रहे हैं। एक दिन मेरी दोस्त हमारे घर आई। वह कभी कभी मुझसे बात करने आती थी। मैंने गौर किया कि उसके कपड़ों पर भैया की बुटीक का लेबल लगा था। टेलर कपड़े सिलने के बाद पीछे अपनी बुटीक का लेबल लगाते हैं ताकि उनकी दुकान का प्रचार हो। मैंने दोस्त से पूछा, क्या तुमने ये कपड़े मेरे भैया से सिलवाए हैं? उसने कहा, हाँ देखो भैया कितने अच्छे कपड़े सिलते हैं। तभी तो उन्होंने मुझसे एक सूट के 10 हज़ार रुपये लिए। उसकी बात सुनकर मैं और मम्मी हैरान रह गए। उस वक्त मम्मी हमारे लिए चाय लेकर आई थीं और हमारी बात सुन रही थीं। हमने कहा, 10 हज़ार रुपये सिलाई के दिए हैं? वह बोली, क्यों, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे भैया एक सूट की सिलाई के 10 हज़ार रुपये लेते हैं? मैंने इनकार में सिर हिला दिया। मेरी मम्मी अभी तक चौंक रही थीं। मेरी दोस्त के चेहरे से लग रहा था जैसे यह बात उसके मुंह से गलती से निकल गई हो और वह कुछ बताना नहीं चाहती थी। उसने कहा, हाँ 10 हज़ार ही दिए हैं। आजकल 10 हज़ार में आता ही क्या है? मैंने मन में सोचा, क्या यह पागल हो गई है? कह रही है कि 10 हज़ार में क्या आता है, जबकि 10 हज़ार हमारे जैसे गरीब लोगों के लिए बहुत बड़ी रकम है। मैंने सोचा, महंगाई इतनी बढ़ गई है, लेकिन महंगाई बढ़ने से रकम की कीमत भी तो बढ़ती है, और यह पागल लड़की 10 हज़ार में कपड़े सिलवाकर लाई है। भले ही वह मेरे भैया से कपड़े सिलवा रही थी, लेकिन भैया को इतने ज्यादा पैसे नहीं लेने चाहिए थे। हालांकि अब वह बहुत अच्छी सिलाई करने लगे हैं, फिर भी इसका मतलब यह नहीं कि वे लोगों का फायदा उठाएं। मुझे और मम्मी को यह बात अजीब लगी। उसने कहा, छोड़ो ना अदिति, तुम ऐसी बातें लेकर क्यों बैठ गई हो? तुम्हारे भैया सच में बहुत अच्छे टेलर हैं। मुझे उनके सिले कपड़े बहुत पसंद आए। मेरे घर वालों को भी उनके कपड़े बहुत अच्छे लगे। मेरी मम्मी ने तो खुशी खुशी तुम्हारे भैया को सिलाई के पैसे दिए थे। मेरी मम्मी ने उससे पूछा, क्या बाकी लोग भी उन्हें ऐसे ही खुश होकर पैसे देते हैं? वह इस बात पर चुप हो गई और बोली, शायद मुझे पक्का नहीं पता। दरअसल मेरी दोस्त हमारे घर पूजा का प्रसाद लेकर आई थी। 1 हफ्ते बाद उसकी सगाई थी। वह बहुत सांवली थी, इसलिए उसका रिश्ता नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब अचानक उसका रिश्ता पक्का हो गया था। इस खुशी में उसकी मम्मी ने पूजा रखी थी और वह प्रसाद देने आई थी। उसके जाने के बाद मम्मी ने मुझसे कहा, राजीव ऐसा क्या करता है कि लोग उसे खुश होकर 10 हज़ार रुपये दे रहे हैं? मैंने मम्मी से कहा, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। लोग अपनी मर्जी से दे रहे हैं। भैया तो किसी से जबरदस्ती पैसे नहीं लेते। मैंने मम्मी के दिल से शक दूर करने की कोशिश की, लेकिन मेरा दिमाग भी अब शक में पड़ गया था।
यह मामला बहुत उलझ गया था। इधर भैया की शादी में 2 हफ्ते बचे थे। भैया पूरे मोहल्ले में मशहूर हो गए थे। सब उन्हें सम्मान से देखते थे और कहते थे, ये जा रहा है शुक्ला जी का बेटा, जिसने उनकी दुकान पर बुटीक खोलकर उनका नाम रोशन कर दिया। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी। आखिरकार भैया की शादी का दिन आ गया। शादी में भैया ने अपनी पत्नी को सोने के मोटे कंगन दिए। वे इतने भारी थे कि मम्मी को भी उम्मीद नहीं थी कि भैया इतने कीमती जेवर दे सकते हैं। शादी बहुत धूमधाम से हुई। हम सब बहुत खुश थे। भाभी घर आ गई थीं और बहुत अच्छी थीं। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। भैया ढेर सारा पैसा कमा रहे थे। अब तो जिस दुकान पर वे किराए से काम करते थे, उसे उन्होंने दुकान मालिक से खरीद लिया था। दुकान में एसी लगवा लिया था क्योंकि गर्मी बहुत थी और उन्हें गर्मी में काम करने में दिक्कत होती थी। हमारे घर में तो उन्होंने पहले ही एसी लगवा दिया था। एक दूसरी लड़की ने मुझे बताया कि उसने भी भैया से कपड़े सिलवाए थे और 10,000 रुपये दिए थे। उसके कुछ दिनों बाद उसका रिश्ता भी पक्का हो गया। यह बात बहुत अजीब थी। मुझे कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर लग रही थी। 10,000 रुपये सिलाई के लिए कौन देता है? अच्छे से अच्छा टेलर भी 2 या 3,000 रुपये लेता है, वह भी हाई क्लास परिवारों के कपड़े सिलने वाला। मेरे भैया तो मिडिल क्लास लोगों के कपड़े सिलते थे और यही मिडिल क्लास लोग उन्हें 10,000 दे रहे थे। ये तो मजाक जैसा था। और अजीब बात यह थी कि औरतें खुशी खुशी इतने पैसे दे देती थीं, जबकि औरतें तो बहुत मोलभाव करती हैं। भैया की शादी को 2 दिन हो गए थे। भाभी 1 हफ्ते के लिए अपने मायके गई थीं। भैया अपने काम में व्यस्त थे क्योंकि दिवाली का मौसम आने वाला था। दिवाली में लोग सबसे ज्यादा कपड़े सिलवाते हैं। भैया दिन रात सिलाई कर रहे थे। इस बार उन्होंने एक लड़के को मदद के लिए रख लिया था क्योंकि अकेले काम करना मुश्किल हो रहा था। हमारे घर पर दिवाली मनाने के लिए मेरे चाचा की बेटी आई थी। वह बहुत कंजूस थी। मैंने सोचा इसे सलाह दूं कि दिवाली के कपड़े भैया से सिलवा ले, लेकिन मैंने उसे बता दिया कि भैया बहुत ज्यादा पैसे लेते हैं। उसने कहा, पागल हो गई हो क्या? 10,000 रुपये सिलाई के कौन देता है? मैं तो तुम्हारे भैया को सिर्फ 700 रुपये दूंगी। मैंने कहा, ठीक है, तुम 700 में कपड़े सिलवा लो, तब मैं मानूंगी। वह भैया की दुकान पर कपड़े देने गई। 4 दिन बाद जब वह कपड़े लेकर लौटी तो उसका मुंह लटका हुआ था। मैंने पूछा, क्या हुआ? तुमने भैया को कितने पैसे दिए? वह बोली, 10,000। यह सुनकर मैं हंसने लगी। मैंने कहा, तुम तो 700 देने वाली थी, बड़े कॉन्फिडेंस से बोली थी। लेकिन क्या हुआ, तुम भी 10,000 दे आई? तुम्हारी बात में तो कोई दम नहीं निकला। वह बोली, मुझे राजीव भैया के सिले कपड़े बहुत पसंद आए। मैंने मम्मी से फोन पर बात की और सब बताया, तो मम्मी ने कहा कि राजीव भैया को 10,000 दे दो। अब मैं खुद भैया की दुकान पर जाकर देखना चाहती थी कि वे ग्राहकों से इतने पैसे क्यों लेते हैं। एक दिन मैंने मम्मी की साड़ी पहनी, चेहरा पल्लू से ढका और भैया की दुकान पर चली गई ताकि वे मुझे पहचान न सकें। वहां जाकर मैंने कहा, मुझे कपड़े सिलवाने हैं। भैया ने अपने साथ वाले लड़के को इशारा किया। उसने मुझे साथ चलने को कहा। मैं कंफ्यूज हो गई कि वह मुझे कहाँ ले जा रहा है। मैं चुपचाप उसके पीछे चलती रही, लेकिन जो देखा उससे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। दुकान के अंदर एक छोटी सी दूसरी दुकान थी जहां कंप्यूटर रखा था। मैं वहां बैठ गई। फिर उस लड़के ने मुझे कुछ लड़कों की तस्वीरें दिखाईं और कहा, बताइए, आपको किसके लिए रिश्ता देखना है? यह सुनकर मैं हैरान रह गई। यहाँ कपड़े सिल रहे थे या रिश्ते तय हो रहे थे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद भैया भी वहां आए और अपने लड़के से बोले, क्या हुआ, बहन जी को कौन सा रिश्ता पसंद आया? मैंने स्क्रीन पर चल रही तस्वीरों में से एक पर उंगली रख दी। भैया ने मुझे एक पर्ची पर नंबर लिखकर दिया और कहा, 10,000 रुपये हो गए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे इस राज से पर्दा उठाना था। यह तभी संभव था जब भैया मुझे सच बताएं। मैंने चेहरा खोल दिया। मुझे देखकर भैया के होश उड़ गए। उनका चेहरा पीला पड़ गया। वे चौंक कर बोले, अदिति, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा, भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कपड़ों की सिलाई की आड़ में ये क्या काम हो रहा है? भैया शर्मिंदा हो गए और नजरें झुका लीं। वे बोले, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। तुम मेरी बहन हो और मैं अपनी बहन को अच्छे से जानता हूं। मुझे पता था कि तुम भेष बदलकर मेरी दुकान पर आई हो। मैं तुम्हारी आवाज से पहचान गया था, वरना हम हर ग्राहक को अपने ऑफिस में नहीं लाते। यह हमारा गुप्त ऑफिस है। मुझे पता है कि तुम मुझ पर काफी दिनों से शक कर रही हो,
जिस दिन मैंने तुमसे दुकान का हिसाब करवाया था, तुम्हारी हैरानी भरी नजरों से मैं समझ गया था कि तुम्हारे मन में शक पैदा हो गया है। तुम बहुत चालाक हो। तुम चैन से नहीं बैठोगी। एक दिन मेरी सच्चाई जानकर ही रहोगी। इसलिए मैं तुम्हें सच बता रहा हूं। उनकी बात सुनकर मैं हंसने लगी। मैंने कहा, आपकी ऐसी कौन सी सच्चाई है? वे बोले, बहन, मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा। घर के हालात बहुत खराब हो गए थे। मुझे कोई काम नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने यह आसान रास्ता चुना। मैं गलत तरीके से पैसे नहीं कमाता। मैं उन लड़कियों के रिश्ते तय करवाता हूं जो सांवली हैं, गरीब हैं, जिनमें कोई कमी है, या जो तलाकशुदा या विधवा हैं। मैंने अपनी दुकान के अंदर एक गुप्त कमरा बनाया और कंप्यूटर पर एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट शुरू की। इससे उन लड़कियों के रिश्ते तय होते हैं जिनके रिश्ते नहीं हो पाते। समाज से छिपकर रहने वाली ऐसी लड़कियों से कोई शादी नहीं करता। कुछ ऐसे लड़के भी होते हैं जिनमें कोई कमी होती है। मैंने इन सबको एक दूसरे से मिलवाया। मेरी वजह से कई शादियां हुई हैं। मैं लड़कियों के माता पिता को लड़के चुनवाता हूं। जो रिश्ता पसंद आता है उसका नंबर पर्ची पर लिखकर दे देता हूं। फिर वे आपस में बात करते हैं। रिश्ता पसंद आए तो शादी कर लेते हैं, न आए तो मेरे पास दोबारा आते हैं। कपड़े सिलने से मुझे ज्यादा फायदा नहीं था, इसलिए मैंने यह काम शुरू किया। इससे मेरे पास ढेर सारा पैसा आने लगा और लोग मेरी इज्जत करने लगे। भैया की बात सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई, साथ ही शर्मिंदगी भी हुई कि मैंने उन पर शक किया। मुझे उनके इस काम पर गर्व हुआ। वे बहुत अच्छा काम कर रहे थे। मुझे खुशी हुई कि भैया गलत तरीके से पैसे नहीं कमा रहे थे। उन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और ईमानदारी से पैसा कमाया। मैं उनके इस काम से बहुत खुश थी, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं उनका साथ दूंगी। मैंने भैया के साथ मिलकर उनके इस काम को बढ़ा दिया था। हमने बुटीक को बंद कर दिया, क्योंकि बुटीक से ज्यादा पैसे इस काम से आ रहे थे। न जाने कितनी ऐसी लड़कियों के घर बस गए जो बेचारी अभी तक कुंवारी बैठी थीं। भैया को इस काम को छुपाने के लिए सिलाई की बुटीक का बहाना करना पड़ता था। लेकिन अब हमने बुटीक को पूरी तरह बंद करके मैट्रिमोनियल शॉप शुरू कर दी। मेरे भैया सिर्फ उन्हीं लोगों के रिश्ते करवाते हैं जिन लड़के या लड़कियों में कोई कमी होती है। यह उन लोगों के लिए नहीं है जो बिल्कुल परफेक्ट होते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को तो रिश्ते घर बैठे आसानी से मिल जाते हैं। यह काम सिर्फ उन लोगों के लिए है जो बहुत मजबूर होते हैं। मेरे भैया का काम बहुत अच्छा चल रहा है। जब मेरी मम्मी को भैया के इस काम के बारे में पता चला तो वह भी बहुत खुश हुई। उन्हें अपने बेटे पर गर्व होने लगा। हमारा पूरा परिवार बहुत खुशी से रह रहा है। भैया की वजह से पूरे मोहल्ले में हमारी इज्जत बनी हुई है। दोस्तों, उम्मीद करती हूं कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।